हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियोज पे क्या कंडीशंस होनी चाहिए, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, इनफाइनाइट सम क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर हम ये देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या रिलेशन है, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अब प्रोग्रेशन, इसका डेफिनेशन वैसा ही है जैसे हम लोगों ने AP का डेफिनेशन लिखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ वर्डिंग्स में थोड़ा सा फर्क होता है। अब प्रोग्रेशन इज सेड टू बी GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इफ द रेशियो ऑफ अ टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, मतलब एक कोई भी टर्म है और इसके पहले वाले टर्म का, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2 है तो ये 1 है, रेशियो ऑफ द टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, प्रीसीडिंग का मतलब होता है जस्ट पहले वाला, इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, बिगिनिंग से लेके एंड तक, देन दैट प्रोग्रेशन इज सेड टू बी GP। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, जिससे मान लीजिए कोई हम लोगों ने एक टर्म ले रखा है TN और इसके जस्ट पहले वाले टर्म का दोनों का रेशियो लिखा हुआ है। रेशियो क्या हो गया, कोई कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, एंड दिस इज ट्रू फॉर एट लीस्ट 2 टर्म्स। तो 2 और मोर देन 2 टर्म्स होने चाहिए GP को चेक करने के लिए। तो 2 टर्म्स तो नहीं, एट लीस्ट 3 टर्म्स होने चाहिए। किसी भी GP को चेक करने के लिए कम से कम 3 टर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट रेशियो है इसको बोलता है कॉमन रेशियो ऑफ द GP। इसको कॉमन रेशियो ऑफ द GP बोलते हैं, इसको स्मॉल r से यूजुअली डिनोट करते हैं। तो अगर मैं स्टैंडर्ड GP की बात करूं तो कैसा होगा स्टैंडर्ड GP। सो दिस वन इज द स्टैंडर्ड GP। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड GP है। स्टैंडर्ड GP का मतलब जैसे ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट टर्म है T1, ये T2, ये T3, ये T4। तो देखिए इसको पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है। इसका मतलब अगर यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे TN होना चाहिए। आइयो आप समझ गए होंगे। तो ये जो नंबर है, ये नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि अगर आप T2/T1 करोगे तो क्या मिलेगा, R मिलेगा। देखिए T2/T1 के तो R मिला, T3/T2 करेंगे तभी भी R मिलेगा, T4/T3 करेंगे तभी भी R मिलेगा। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव, आगे वाला टर्म और इसके पहले वाले टर्म का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग जाएंगे TN और TN-1, इन सभी का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो पहली बात ये, अगर ये कॉमन रेशियो है तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, R कैन नॉट बी 0। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाता है, जनरल टर्म ऐसा टर्म जो सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करे। तो जनरल टर्म या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग nth टर्म, इज इक्वल्स टू AR⁻n-1, जहाँ पे A क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, R क्या हो गया, कॉमन रेशियो, दिस इज कॉमन रेशियो। तो जनरल टर्म क्या होता है, सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये हमारे पास TN लिखा हुआ है। तो अगर हम n की जगह पे 1 डाल देंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म। देखिए A आ गया, n की जगह 2 डाल दिया तो हो जाएगा A इंटू R⁻2-1, मतलब AR हो गया, तो ये हो गया सेकेंड टर्म। तो जनरल टर्म वो टर्म होता है जो सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आप T4 लिख देंगे तो हो जाएगा AR3, देखिए सेम आ गया। सो देन जनरल टर्म इज दैट टर्म विच रिप्रेजेंट्स ऑल द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन और वट एवर इट बी। चलिए सम ऑफ GP देखें हम लोग। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, n टर्म्स का सम लिखना है हमें। तो हम लोग सम लिखने के लिए क्या करेंगे,
इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो शॉर्ट में लिख देते हैं सी आर। कॉमन रेशियो क्या है, आर है। तो हम लोग इस सीरीज में आर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू एस एन कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए आर स्क्वायर। तो देखिए ए आर मतलब इसके आगे वाला टर्म, तो हम लोग एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए आर, यहाँ पे लिखेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। इसके जो पहले वाला टर्म रहा होगा वो रहा होगा ए आर रेस टू एन माइनस टू, तो ये बन जाएगा एन माइनस वन। इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए आर टू द पावर एन। तो देखिए मैंने एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, वन माइनस आर इंटू एस एन। तो हो जाएगा ए, बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ तक सब ज़ीरो हो गया और इसकी वैल्यू आ गई माइनस ए आर टू द पावर एन। तो बस यहाँ से हमारे पास सम का फॉर्मूला आ गया। तो ए कॉमन कर लेंगे, वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे n है, यहाँ पे n है तो यहाँ भी n आ रहा है ना, ये देखिए। तो सम ऑफ n टर्म्स में यहाँ पे n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, या सम ऑफ n टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप इतना ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें निकल के आ गई। पहली बात तो R1 भी नहीं होना चाहिए इस वाले फॉर्मूले में। अगर R1 हो गया तो ये फॉर्मूला इनवैलिड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो अगर R1 हो जाता है, अच्छा जैसे हमारे इसी फार्मूले को कई बार देखेंगे आप बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, तो दोनों सेम ही फार्मूला है, ऊपर से माइनस साइन कॉमन कर लें और नीचे से भी माइनस साइन कॉमन कर लें, तो फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों सेम फार्मूला है, चाहे ऊपर वाला देखें चाहे नीचे वाला। नीचे वाले में हम लोगों ने माइनस साइन कॉमन करके बस लिखा हुआ है। तो मैं बताते हैं, अगर R की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या होगा, वो दूसरा केस बना लेते हैं हम लोग। हाँ, केस 2 देखें। अगर हम लोग सपोज कीजिए मैंने R की जगह पे 1 पुट कर दिया होता इस वाले रिलेशन में, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाता है, तो हो जाता a प्लस a, कहाँ तक, आखिरी वाला भी a। ये कितने टर्म्स हो गए, ये n टर्म्स हो गए, क्योंकि हम लोग n टर्म्स का सम निकाल रहे थे। तो अगर ये n टर्म्स हैं तो a n टाइम्स ऐड करेंगे तो सम कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा n a। जैसे 2 बार ऐड करेंगे तो 2a बन जाएगा, 3 बार ऐड करेंगे तो 3a बन जाएगा। तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, na। तो अगर r की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम लोग सम इस तरह से लिख लेते हैं। तो एक तो कंडीशन आपके पास ये निकल के आ गई कि r 1 नहीं होना चाहिए, तभी जा कर के फॉर्मूला वैलिड है। अब मान लीजिए हमें इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है। एक सीरीज़ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी, तो यहाँ n की जगह हम लोग इन्फिनिटी लिख लेते हैं। इसका सम चाहिए, इनफाइनाइट जीपी का सम चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको भी इन्फिनिटी लिख लें। और ये सीरीज़ कहाँ तक चली गई, इन्फिनिटी तक चली गई। सेम प्रोसेस है सॉल्व करने का, बट यहाँ पे एक कंडीशन होता है, इफ r is or mod of r is greater than 1 equals to 1, then sum of infinite GP is not defined। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम वो डिफाइंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा होता 2 + 2² + 2³ + 2 to the power 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो 2 to the power इन्फिनिटी मान लीजिए लिखा मैंने। अगर मैं यहाँ पे इसी में एक टर्म बीच का चूज कर लूँ, इसी में बीच का कोई एक टर्म चूज कर लेते, 2 to the power मान लीजिए 10 lakhs, ये ऐसा चूज कर लिया। तो 2 to the power 10 lakhs इटसेल्फ इन्फिनिटी ही होता है, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो इन्फिनिटी ही होती है। तो इसका मतलब जब एक टर्म इन्फिनिटी है तो ऐसे तो न जाने कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो इसका मतलब इस सीरीज का सम क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो सम क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो गया। तो सम डिफाइंड कब होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन वी कैन ऑब्टेन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी if
common ratio is less than 1, it means common ratio belongs to the interval -1 to 1। अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है तो फिर हमें इनफाइनाइट जीपी का सम मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो इनफाइनाइट जीपी लिखने के लिए हमें ये nth टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए। तो हम लोग ऐसा लिख लें, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यूज़। तो इसमें भी हम लोग एक टर्म r मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म आगे शिफ्ट कर लेंगे। तो मैंने r इसमें मल्टीप्लाई किया और s इन्फिनिटी लिखा, एक टर्म आगे शिफ्ट कर लिया। तो इन्फिनिटी में आखिरी वाले टर्म पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, डिफरेंस किया तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 माइनस r इंटू एस इन्फिनिटी, इधर क्या हो जाएगा a, बाकी आगे सब ज़ीरो हो गए। तो s इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई a अपॉन 1 माइनस r। ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है। यहाँ पे भी r की जो वैल्यू है वो -1 से 1 होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में इस तरह की चीज़ें आप ऑब्जर्व कर लें। आई होप इतना समझ आ गया होगा। देन अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी देखेंगे, उसमें फिर देखेंगे जीपी का एपी से क्या रिलेशन होता है। हाँ देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ गिवन जीपी is multiplied or divided by a non-zero constant number, then the proportion obtained is also GP। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई GP लिखा AR स्क्वायर AR क्यूब, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नंबर से। तो मान लीजिए मैंने इसको K से डिवाइड कर दिया होता, K से डिवाइड कर देंगे। तो K से डिवाइड करने के बाद आप GP का जो डेफिनेशन लिखा था वो अप्लाई करके देखिए। GP का डेफिनेशन क्या था, T2 अपॉन T1, इसकी वैल्यू निकाला तो कितना आया, R आ गया। T3 अपॉन T2, ये भी R आ गया। T4 अपॉन T3, ये भी R आ गया। इसका मतलब ये भी GP है, ये भी GP रहेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। If the corresponding terms of two given GP are multiplied or divided, then the resulting proportion is also GP। तो मान लीजिए आपके पास दो GP दिया हुआ है, एक GP है AR स्क्वायर AR क्यूब, ये एक GP है। दूसरी GP मैंने लिख दिया B डेल्टा स्क्वायर B डेल्टा क्यूब। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो मान लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया, A बाई बी लिख देंगे, AR अपॉन B डेल्टा लिखेंगे, AR स्क्वायर अपॉन B डेल्टा स्क्वायर लिखेंगे, AR क्यूब अपॉन B डेल्टा क्यूब लिखेंगे। तो ये जो सीरीज़ मिली है आपको, ये भी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। कैसे चेक करेंगे, डेफिनेशन से। T2 अपॉन T1 कितना आ गया, दिस डिवाइडेड बाई दिस, R अपॉन डेल्टा, यही T3 अपॉन T2 भी है। इस तरह से सारे के सारे ट्रू हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। अगर हमें जीपी का सम टर्म कुछ टर्म सपोज करने हैं तो हम उसको इस तरह से सपोज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल होता है, आप ऐसे भी सपोज कर सकते हैं। जैसे 3 टर्म्स लेने तो मैंने ये वाले ले लिए, तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसे चूज़ करने पे क्या बेनिफिट होता है, बोलता है कि वो तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट, सपोज कीजिए K है, तो अगर आप तीनों का प्रोडक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे A क्यूब की वैल्यू आ जाएगी K, बट यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने में आ जाएगा A क्यूब R क्यूब इज इक्वल्स टू K। बस इतना सा फ़र्क है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है बस, बाकी कैलकुलेशन दोनों से निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी तरह से अगर आपको 4 टर्म्स चूज करने हैं तो आप ऐसे लिख लेंगे, ये 4 टर्म्स की कंडीशंस हो गई। इसी को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, AR स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये 4 टर्म्स हो गए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको याद ही करें, अगर याद हो गया तो ठीक है। ऐसे 5 टर्म्स लेने तो ये 5 टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है। सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। मतलब हमने कोई प्रोग्रेशन लिखा, मान लीजिए हमने जीपी लिखा AR स्क्वायर AR क्यूब, और आखिरी वाले 2
3 लिख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे a r⁻², a r⁻⁻1। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये nth टर्म, ये n-1th टर्म। अगर हम लोग t1 और tn को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आएगा a² r⁻⁻1। यही प्रोडक्ट किसका होगा, t2 tn-1 का होगा। ये प्रोडक्ट किसका होगा, t3 tn-2 का होगा। तो जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं ऐसे टर्म्स जो बिगिनिंग और एंड से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ देखिए इक्वल डिस्टेंस हो गया, तो जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई जीपी गिवन है इस तरह से, तो अगर इसमें से कुछ टर्म्स आप सेम डिस्टेंस पे निकाल लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, आगे वाले ले लिए, तो इसके बीच में गैप कितना आया, 3 का गैप है। इसके बीच में गैप कितना है, 3 का गैप है। इसके बीच में कितना है, 3 का गैप है। तो ये जो प्रोडक्शन आपने चूज किया है ये भी क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी। देन एपी जीपी में क्या रिलेशन होता है, अगर आपको कोई जीपी गिवन है उसमें लॉग लगा दे किसी भी बेस पे, लॉग लगा दिया एट एनी बेस, तो क्या हो जाएगी, वो एपी बन जाएगी। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसमें लॉग ले लिया तो मैंने बेस ई पे लॉग ले लिया, तो ln a प्लस ln r, ln a प्लस 2 ln r। इसका मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको आप विजिट कीजिए और देखिए कि किस तरह से हम लोगों ने लॉग को ऑपरेट कर रखा है। अच्छा वीडियो है, आपको मज़ा आएगा। फिर अगला आ जाएगा ln a प्लस 3 ln r एंड सो ऑन। तो दिख रहा है कि ये जी AP है, दिस वन इज अर्थमेटिक प्रोडक्शन। इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको AP गिवन है और उसको किसी नंबर के पावर में रेज कर दिया आपने तो वो GP बन जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक AP चूज कर लिया, मान लीजिए AP होती है हमारे पास a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर ये हमारे पास AP है तो मैंने मान लीजिए इसको 3 की पावर में लिख दिया, 3 की पावर a, 3 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर d। जैसे आप इसको अलग करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, 3 टू द पावर a, 3 टू द पावर 2d एंड सो ऑन। तो दिख रहा है ये जीपी बन गई। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगे और बहुत कॉन्सेप्चुअल होंगे। ओके, थैंक यू।